एवरीवन, आप सभी का वेलकम है जीवा एजुकेशन में। 2019 ओल्ड पेपर हम सॉल्व कर रहे थे दिसंबर का, लेकिन वो पेपर जो है वो इंग्लिश में थी और मैंने सोचा उसको हिंदी में मैं पेपर को दोबारा से आपको सॉल्व करवाती हूँ। और ये ओल्ड ईयर के पेपर्स जो है वो हमारे पीजीटी, डीएसएसपी और किसी भी हायर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि नेट जो है वो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, तो इसके क्वेश्चंस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें 30 से 35 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों है किस प्रकार की अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसा क्यों है के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या एंड एक्सपेरिमेंट जो है प्रयोगात्मक, ये जो है इसके दोनों जो है वो सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको मिलान करना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, के एम कपाड़िया, जीपी मर्डॉक, किंग्सले डेविस, पीएन प्रभु, ये बुक्स के इनके आगे नेम दिए गए हैं, इनको मिलाना है। तो हम एक ऑप्शन से ही अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं, और जो है के एम कपाड़िया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। डीपी मर्डॉक सोशल स्ट्रक्चर है, किंग्सले डेविस का ह्यूमन सोसाइटी, पीएन प्रभु का हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक तथ्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो दुर्खाइम ने सामाजिक तथ्य को क्या माना था, एक वस्तु माना था, और ये सामान्य होता है ये बोला था। तो सामान्य व्यक्ति होगा तो व्यक्ति तो नहीं होगा, सामान्य या किसी प्रदत्त समाज में सामान्य है। तो ए और सी जिसमें होगा हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है कि प्रौद्योगिकी का स्वरूप जो आया और समय अवधि के अनुसार में। तो इलेक्ट्रॉनिक जो है, आणविक शक्ति, जैविक अभियंत्रण, सबको पता है सबसे लास्ट 20वीं या 21वीं शताब्दी में आया। तो इस वजह से ए का 4 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। इस तरीके से हम अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। टेक्सटाइल, खनन धातु जो है वो 18वीं सदी में आए थे, और मध्यकालीन अवधि में ही कागज़, चीनी मिलें और विंड जो है मिल्स लग चुके थे, और परिवहन जो है वो आया था 19वीं शताब्दी में। इस तरीके से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रौद्योगिकी क्रांतियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले पता है कि ये मुद्रण जो है, प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन बहुत पहले ही आ चुका था, पुर्तगालियों ने लेके आए थे। उसके बाद से 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई, फिर 1966 और 67 के अराउंड हरित क्रांति आई, फिर जैव प्रौद्योगिकी क्रांति आई है। तो एक BCA D, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का भी ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की है। तो किसने की है, 9 मार्क्सवादियों ने। मैं सारे ऑप्शंस फ्रेंड नहीं पढ़ूंगी, इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर पे ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के निम्नलिखित कौन से 2 राज्य सर्वाधिक शहरीकृत तथा सबसे कम शहरीकृत हैं। तो अगर हम बात करें सर्वाधिक शहरीकृत राज्य, तो अगर नहीं आता है तो हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश सबसे कम शहरीकृत है। तो इस तरह से 2 ऑप्शन में सी है, ठीक है। लास्ट में ए और बी, केरल नहीं है, तमिलनाडु हमारा होगा। तमिलनाडु जो है सबसे ज़्यादा शहरीकृत है, और जो ऑप्शन थर्ड है सी है, हिमाचल प्रदेश, वो सबसे कम है, यानी ए और सी जो है इसका सही जवाब है। जो 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो गोवा सबसे ज़्यादा शहरीकृत है, फिर मिज़ोरम है, फिर तमिलनाडु है, उसके बाद से केरल है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ये थर्ड वाले को पूछा हुआ है। और अगर हम सबसे कम शहरीकृत की बात करें तो सबसे कम शहरीकृत में हिमाचल प्रदेश, उसके बाद से बिहार, फिर असम, फिर उड़ीसा, देन मेघालय, ऐसे। नंबर 8 है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर थे। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 35 जो है वो नगर थे, जहाँ के नगर उसे मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी उसे कहते हैं जहाँ पे 10 लाख से जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो 35 थे। अभी 2011 की जनगणना के हिसाब से ये 53 है। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो
ये इनकी संख्या 33 है और जिसमें 3 भारत से ही हैं और इसमें 2 और शामिल होने वाले हैं, चेन्नई और बेंगलुरु। ऐसे तो 3 जो हैं वो कोलकाता है, बम्बई और दिल्ली है, लेकिन जो 2 और शामिल होंगे वो चेन्नई और बेंगलुरु होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने भिन्न तरीके से तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया? तो दुर्खाइम जो है, इमानुएल दुर्खीम ने अपनी आत्महत्या का तुलनात्मक अध्ययन किया था। एंड मैक्स वेबर ने धर्म का जो 6 धर्मों का अध्ययन किया था तुलनात्मक रूप से। तो इस तरीके से ए एंड सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 10 देखते हैं कि किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? तो ये संभावना है 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अनुसंधान नीति के तत्व हैं? तो ये एथिक्स से क्वेश्चन है कि अनुसंधान में किस चीज़ की एथिक्स की हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हाँ, सबसे पहले हमें गोपनीयता पता है, गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों कट गए हैं। अब विचारधारा, आत्मनिष्ठता तो बिल्कुल होगा नहीं। विचारधारा की यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ एनोनिमिटी, अनामता, हमें जो भी चीज़ें हम डाटा मिल रहा है अगर वो नहीं चाहते तो उनको हमें शेयर नहीं करना है कि उनके नाम को आदि को। तो ये अनामता भी एथिक्स में ही एक उसी का एलिमेंट है। तो इस तरीके से सी और डी हमारा सही जवाब है। 12 किसने कहा था कि वैश्वीकरण, बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है? तो अनेक अर्थव्यवस्था के बारे में जो है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको और देख लेते हैं। और इसका आंसर जो हम सोच रहे थे कि एंथनी गिडिंग्स है, ये नहीं होंगे। इसका आंसर मेघनाथ देसाई हैं और ये भारत के पर्सपेक्टिव से वैश्वीकरण की परिभाषा इन्होंने दी है। तो इनके लिए अंतर्निर्भरता शब्द याद रखिए और अनेक अर्थव्यवस्थाएं, मेघनाथ देसाई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। 2001 और 2011 के जनगणना वर्षों में भारत की मलिन बस्तियों की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2001 में मलिन बस्तियों की जो थी वो 42.6 मिलियन लोग थे और फिर 2011 के अनुसार 68 मिलियन लोग जो है वो है। इस तरीके से बी और सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ज्ञान शास्त्र जो एपिस्टेमोलॉजी है जिस प्रकार के अंतर्भेद के लिए प्रयुक्त होता है उसमें सम्मिलित है। तो एपिस्टेमोलॉजी जो है वो किस लिए है? वो इम्पेरिकलिज्म मतलब अनुभववाद से ज़्यादा है। और इसका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 का बी में क्या है? बी एंड सी। तो यहाँ पे आत्मनिष्ठता और अनुभववाद को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन थोड़ा सा तार्किकतावाद भी आता है क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी में एक तरफ एम्पेरिकलिज्म होता है और एक तरफ जो है रैशनलिज्म होता है। लेकिन यहाँ पे इसको सब्जेक्टिविटी और अनुभववाद, ये दोनों जो है वो सही जवाब इसका माना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय शादी ब्याह में प्रदर्शनीय उपभोग का आधिक्य है, यह किन 2 बातों के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका कूट लेट मी सी की है यहाँ पे नहीं या नहीं है फ्रेंड्स, आई थिंक इसका कूट नहीं है तो यहाँ पे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। तो इसका जो सही जवाब होगा वो मैं बता देती हूँ कौन कौन से वो जो है वो सही होंगे। धन का प्रदर्शन और अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करना। तो जिसमें भी बी और डी होगा ना वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कॉन्सिपिशियस कंजप्शन जिसको थर्स्टन वेबलन का एक तरीके से ये प्रदर्शनीय उपभोग जो है उनकी कॉन्सेप्ट है। तो उसमें धन का प्रदर्शन किया जाता है और अपने सामाजिक स्थिति का भी इसमें प्रदर्शन किया जाता है। तो 15 क्वेश्चन हुए। अगला प्रश्न है 16। धर्म पर चर्चा करते हुए किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पे ध्यान दिया है? तो किसने धर्म पे चर्चा करते हुए नैतिक विचारों, तो यहाँ धर्म पे चर्चा हुआ है लेकिन मैक्स वेबर नहीं है और किसी ने ऐसा कुछ नहीं बात बोला है। तो बचे हमारे एल.टी. हाबहाउस और इन्होंने अपनी पुस्तक एलिमेंट ऑफ जस्टिस में धर्म पर चर्चा करते हुए नैतिक विचारों के संवर्धन पे ध्यान दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, दुर्खीम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? तो दुर्खीम ने इसमें एक्शन को महत्वपूर्ण, क्रिया,
एक्शन जो है वो एक महत्वपूर्ण इकाई होती है अनुष्ठानों के लिए। 18 है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा है? तो किसने ये लिखा हुआ है? तो ये लिखा है इरावती कर्वे। इन्होंने यहाँ पे जो आपका ये नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में एंड मिडिल जो है इंडिया, इसमें इन्होंने स्टडी किया था इतना। और नातेदारी पे इन्होंने, फिर मिताक्षरा और दया भाग पे भी स्टडी किया था इस दो की कैसे होता है। उन्होंने बताया कि हर जगह जो है ना नातेदारी की परंपराएं, साउथ में जाएंगे तो अलग होगी, नॉर्थ में जाएंगे तो अलग होगा। यहाँ पे आप यहाँ क्रॉस सेक्शनल जो है शादी विवाह पाते हैं, इधर जो है पैरेलल पाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने भी स्टडी करी है अपनी। ओके, प्रश्न संख्या 19 जो है वो वही असर्शन एंड रीज़न की है। सो फ्रेंड्स जो है मैं इतना जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको क्वेश्चंस जो हैं वो आप क्वेश्चंस जो हैं देख लें। तो क्वेश्चन ये कहता है कि आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकली है। तो हाँ, आधुनिक भारत में जो है विवाह संस्था बहुत से परिवर्तनों से तो निकली है। इसका रीज़न क्या देता है? क्योंकि भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्था है और उसमें परिवर्तन तो आया है, ये भी सही है। भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, तो हाँ, हम पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं और ये हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इनके पश्चिम के विचारों से प्रभावित होने से हमारी संस्थाएं जो हैं उनमें हम परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? तो ये सही नहीं है। तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या जो है इसकी व्याख्या जो है वो सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ये है किसान आंदोलन और स्थान। तो बरदोली हम मैच करते हैं। बरदोली गुजरात में कब हुआ था? 1928 में हुआ था। उसके बाद से मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था 1901 में। मालाबार कहाँ पे है? केरल में है। तेलंगाना कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और तिभागा बंगाल में है। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में 1946 के आसपास जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तभी हुआ था। और ये मोपला आंदोलन मालाबार में ये एक सांप्रदायिक आंदोलन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो लड़ रहे थे ना वो मुस्लिम समुदाय था एक तरफ, और जो हिंदू समुदाय जो सामंती का काम कर रहे थे, मतलब किसान जमींदारी टाइप का काम कर रहे थे, उनके प्रति इनका संघर्ष था। तिभागा आंदोलन जो है वो बंगाल में था। 2/3 और 1/3 को लेके प्रॉब्लम था कि हम भैया इतना नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये तिभागा आंदोलन चला था। और एक होता है तिनकठिया आंदोलन, जो वो भी तिनकठिया बंगाल में ही हुआ था, लेकिन वो नील की खेती की वजह से था कि नील की खेती वो 3 कट्ठा लेके कर लेते थे, तो उस तरीके से वो विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े विश्लेषण के चरणों का सही क्रम है? तो विश्लेषण के चरणों का सही क्रम हमें बताना है। क्या पूर्णांकन, वर्गीकरण, सारणीकरण, किसी परीक्षण को प्रयोग में लाना? तो सबको पता है कि किसी परीक्षण को प्रयोग में लाना जो है वो उसका अंतिम चरण होगा। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, उसका पूर्णांकन करेंगे, फिर उसको वर्गीकरण क्लासिफाई करेंगे, फिर टेबुलेशन करेंगे, देन हम किसी परीक्षण को प्रयोग में लाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। पहले हम किसी परीक्षण को प्रयोग में लाएंगे नहीं, और ना ही लास्ट में हम उसका वो करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण तो पहले करेंगे ना हम, अब पूर्णांकन भी लास्ट में नहीं करेंगे। चलो यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पूर्णांकन लास्ट में नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, तार्किकता जो एक कर्ता को दैनिक वास्तविकताओं से ऊपर उठाकर दुनिया को एक अर्थपूर्ण विश्व व्यवस्था समझने के लिए प्रेरित करता है को कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? वह एक सैद्धांतिक तार्किकता है, जो एक शोधकर्ता को दैनिक वास्तविकताओं से ऊपर उठाकर दुनिया को एक अर्थपूर्ण विश्व व्यवस्था समझने के लिए प्रेरित करता है को सैद्धांतिक तार्किकता कहते हैं। और जो मैक्स वेबर ने है कई तरह की तार्किकता बताई है, उसमें से एक सैद्धांतिक तार्किकता जो है वो भी है, और वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 24, कूला विनिमय किस जनजाति के साथ संबंधित है? तो कूला विनिमय तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, और ये संबंधित है हमारा
ट्रोबियांडा द्वीप से। ठीक है, ट्रोबियांडा। यहाँ पे क्वेश्चन मुझे लग रहा है मिस 23 क्वेश्चन नहीं है। ओके, मैं इसको लास्ट में करवा दूंगी, डोंट वरी, आप लोग परेशान मत होइए। मैं 23वां क्वेश्चन मुझे पता है कि यहाँ पे मिस हो गया है, मैं इसको करवा दूंगी। तो कूला विनिमय ट्रोबियांडा द्वीपवासियों से। कूला विनिमय, अगर पोर्टलेज आता तो पोर्टलेज जो है ना वो एक तरीका का फीस्टिंग टाइप का है, वहाँ पे खाना खिलाया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है अपने उस चीज़ का, और यहाँ पे एक्सचेंज दिया हुआ है, इसलिए ये कूला विनिमय है और ट्रोबियांडा द्वीपवासियों से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो ये भी मैच करना है, तो इसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। WF आगबन के कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, LT हाबहाउस। तो हमें जो आसान लगता है सबसे पहले हम वो लगाएंगे, और वो है WF आगबन का भौतिक और अभौतिक संस्कृति, और E का जो है 4 सिर्फ और सिर्फ B ऑप्शन में है। मार्क्स का इस तरीके से हम लगा लेते हैं, जो सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर है। वेबर का सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। LT हाबहाउस का सामाजिक उद्विकास एवं सामाजिक प्रगति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है। ये क्वेश्चन काफ़ी विवादित रहा था, लेकिन इसमें बाल दुर्व्यवहार को माना गया है, और मुझे लगता है सबने यही लगाया होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो आंसर के अकॉर्डिंग है वो बाल दुर्व्यवहार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करना है। खासी, टोडा, मुंडा और खोंड, ये जनजातियाँ कहाँ कहाँ की हैं। तो ये जनजाति खासी, जैसे गारो खासी, जयंतिया आप जानते हैं, ये मेघालय की पहाड़ियों में पाई जाती हैं, और गारो खासी जो है वो मातृसत्तात्मक है। टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, ये उधर में है, दक्षिण में है, केरला के पास, तमिलनाडु के पास। मुंडा जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है, मुंडा छोटा नागपुर में पाए जाते हैं, और खोंड जनजाति जो होती हैं वो उड़ीसा में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से 2-1 किस में है, 2-1 4 और 3, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही जवाब है। जल्दी से हम 28वें की तरफ बढ़ते हैं, और निम्नलिखित शहरी क्षेत्रों के स्वरूप को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, सबसे छोटा इसमें क्या आएगा, तो सबसे छोटा हमारा आएगा पहले पे आएगा ये सिटी, देन हमारा आएगा मेट्रोपॉलिटन, फिर हमारा आएगा मेगापॉलिटन। ठीक है, थर्ड पे मेगापॉलिटन आएगा, फिर मेगा में अभी हमने पढ़ा ना, मेट्रोपॉलिटन 10 लाख से ऊपर होते हैं, मेगापॉलिटन ये 1 मिलियन है, तो वो 10 लाख से और ज़्यादा, मतलब 18-19 लाख के ऊपर होते हैं। जो इसमें मेगा सिटी में वही सारे सिटी हैं, 3 जो सिटी हैं, एंड मेटा काफ़ी ज़्यादा है। अभी इंडिया में शायद मेटा नहीं है एक भी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 30 क्वेश्चन हम बहुत कम समय में कर पाएंगे आज। नौकरशाही की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं। शक्ति का पदानुक्रम, बिल्कुल नौकरशाही में जो होता है वो शक्ति का पदानुक्रम तो होता ही होता है। ए हमारा मिल गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन कट गए हमारे। असीमित शक्ति और संचार की वाहिका, असीमित शक्ति और संचार की वाहिका, क्योंकि हमें डी अधिकारियों के मध्य अनौपचारिक संबंध, तो हमें पता है कि संचार की वाहिका तो नहीं होना चाहिए अधिकारियों के मत, और हाँ यहाँ औपचारिक संबंध, सॉरी हाँ, इनके बीच अनौपचारिक संबंध नहीं होता, इनके बीच क्या होता है, औपचारिक संबंध होता है। और असीमित शक्ति तो इनके पास होगी ही नहीं, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन से काम होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सी ही बचा, तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों के उदाहरण है। तो इसका सही जवाब जो होगा कि प्राथमिक स्रोत हम कहाँ से ले पाते हैं, अवलोकन करेंगे तो लेंगे। ठीक है, बिल्कुल, इसका भी कूट है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कूट फिर से मैं नहीं डाल पाई हूँ। 31 क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। चलिए ठीक है, हम यहाँ कूट बना देते हैं। मान लीजिए कि आपको AB है, CB है एंड DA है, इस 3 में ही से आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा, अब पहले तो हमें पता है कि प्राथमिक स्रोत हम अवलोकन से करेंगे, तो डी वाला हमारा ऐसे ही सही हो जाता है। और साक्षात्कार, डायरी और जनगणना तो हमारे द्वितीयक स्रोत हैं, तो डी और ए जो होगा वो सही जवाब होगा।
तो इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। और क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर करा करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।